हाय बच्चों। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हारा जो पहला चैप्टर है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ओके, तो आज इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बेसिकली तीन तरह के इंटरमीडिएट्स हैं जो तुम लोगों ने सुने होंगे: कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बिन। तो बेसिकली हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा ये जानना होगा कि हम ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ते क्यों हैं। तो हर चीज को पढ़ने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। विदाउट रीजन हम कुछ पढ़ते नहीं है। तो इसको भी क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है, और ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ाया जाता है, इसके पीछे एक एक बहुत बड़ा रीजन है। और रीजन क्या है, देखो, पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या है, ठीक है, उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये पढ़ाया क्यों जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते क्या है। देखो, जैसे कि हम जानते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमारा कोई रिएक्टेंट है, मान लो ए, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है बी में। इसमें यह है तुम्हारा प्रोडक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्शन इतना कोई सिंपल नहीं होता है कि रिएक्टेंट लिया और वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। नहीं, रिएक्शन में क्या होता है, जब भी तुम कोई केमिकल रिएक्शन देखते हो तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में कुछ पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में कुछ चीजें बनती हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में भी कोई चीजें बनती है। ठीक है, कि कुछ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कुछ जो स्पीसीज बनता है, वो जो बीच में कोई स्पीसीज बनता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा एक ये अल्कोहल है, ठीक है, कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो इन प्रेजेंस ऑफ HCl इन एसिडिक कंडीशन, हाँ, ये कन्वर्ट हुआ तुम्हारा RCH2Cl में। अब यहाँ पे देखो, ये एक OH जो बॉन्ड था ब्रेक होके चला गया, OH ग्रुप जो है निकल के चला गया और यहाँ पे Cl आ गया। ठीक है, तो ये तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। लेकिन इसके बीच में भी कोई चीज बनता है। यहाँ पे जो बनता है वो होता है तुम्हारा कार्बोकेटायन। भाई ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद कोई एक स्पीसीज बनी, एंड देन इसके बाद यहाँ पे Cl माइनस जो है आके अटैक करता है और यहाँ पे RCH2Cl, इस तरह से रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ। लेकिन इसके बीच में जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है, या फिर उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में बनता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने घर में तुम कोई सब्जी बना रहे हो, तो जो तुम सब्जी खरीद के लाए, जो कच्ची सब्जी है, वो तुम्हारा क्या हुआ, स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। और जब तुम्हारी सब्जी बन के तैयार है, वो तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारी चीज होती हैं, उसको कढ़ाई पे रख के किसी बर्तन में डाल के उसको पकाते रहते हैं, तो वो क्या है, वो सब चीजें इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट जो है, ये क्या होता है, रिएक्शन के बीच में बनता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है डिसाइड करने में कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, तो कैसे हम डिसाइड करते हैं, क्यों हम ये पढ़ते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इसके बारे में भी पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अभी यहां पे देखो क्या होता है। जैसे कंसीडर करो कोई स्टार्टिंग मटेरियल है आर, आर मतलब रिएक्टेंट है। ठीक है, हम उसमें बोल सकते हैं हम कोई रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है, हमने उसको कोई कंडीशन दी। ठीक है, मान लो उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, या एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, किसी दूसरे रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड टूटे। हाँ, तो जब डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड टूटेगा तो डिफरेंट डिफरेंट चांसेस है अलग अलग इंटरमीडिएट बनने का। तो जैसे कि मान लो एक I1 बना, एक तुम्हारा I2 बना, एक I3 बना। मान लो इस रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स फॉर्म होने के चांसेस हैं। तो जब इंटरमीडिएट जब फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अब ये इंटरमीडिएट बना तो हो सकता है कोई दूसरा प्रोडक्ट बने। अगर
कोई और बॉन्ड ब्रेक हुआ, कोई दूसरा इंटरमीडिएट बना तो हो सकता है कोई दूसरा प्रोडक्ट बने। कोई तीसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाँ, तीसरा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ तो हो सकता है कि भाई तीसरा प्रोडक्ट बने। तो इसका मतलब एक रिएक्टेंट से ही कई सारे प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं, राइट। तो जब कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा इंटरमीडिएट जो है स्टेबल होगा। ठीक है, कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। स्टेबल होगा, अगर मान लो I1 स्टेबल है तो रिएक्टेंट बोलेगा यार पहले इसमें कन्वर्ट होते हैं बिकॉज स्टेबल है, राइट। क्योंकि दुनिया में हर कोई चीज स्टेबिलिटी के पीछे भागती है। तो बोलता है कि अगर ये I2 स्टेबल नहीं है, I3 स्टेबल नहीं है तो हम ये फॉर्म ही नहीं करेंगे, ये इंटरमीडिएट बनेंगे ही नहीं। इंटरमीडिएट कौन से बनेंगे, ये I1 बनेंगे। तो जब I2 और I3 बनेगा ही नहीं तो तुम्हारा प्रोडक्ट P2 और P3 बनने का भी कोई चांस नहीं है। सिंपल सी बात है। तो चांस किसका है, P1 बनने का। तो इसका मतलब देखो, इंटरमीडिएट जो होता है, जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है रिएक्शन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने में कि प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है। ठीक है, तो अब अगर हमें भी पता है कि भाई कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है, अगर हमने उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर ली कि हम देख के बता सकते हैं कि नहीं ये इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो हम ये भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अब प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है, राइट। तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उस हिसाब से हम कैसे देख कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किस हिसाब से बता सकते हैं कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है। इसलिए इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इंटरमीडिएट्स, अभी जैसे तुमने ये देख लिया कि इंटरमीडिएट्स होते क्या है, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी समझेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट वहीं पर है, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते कौन से हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक इसको इस तरह से भी बनाते हैं, इस तरह से भी बताया जाता है। कई बार क्या होता है, देखो जो रिएक्टेंट होता है वो जब पहले क्या होता है, हमने बताया कि कन्वर्ट होता है किसी इंटरमीडिएट में एंड देन वो फॉर्म होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो देखो एक चीज क्या होता है, अगर रिएक्शन का प्रोफाइल बनाया जाए, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट को एनर्जी फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, कि यार रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, इंटरमीडिएट की एनर्जी कितनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है। तो अब हम जब उसको ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिएक्शन प्रोफाइल। अब देखो मान लो कि तुम्हारा ये रिएक्टेंट है R, उसकी एनर्जी कुछ इतनी है, कम होती है कंपेयर टू इंटरमीडिएट, क्योंकि इंटरमीडिएट जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कि उसका हो सकता है ऑक्टेट कंप्लीट ना हो सकता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, या वो फ्री रेडिकल हो। ठीक है, तो उसकी जैसे ही कुछ बॉन्ड ब्रेक हुआ, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, इंटरमीडिएट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होने का मतलब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्या होता है, ये इंटरमीडिएट का एनर्जी है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल होता है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट है वो बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल, उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी। तो बोलता है मुझे तुरंत कन्वर्ट होना है किसके अंदर, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके मैं वापस स्टेबल हो जाऊंगा, जो मेरे ऊपर चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, या मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वो तुरंत फिर कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है रिएक्टेंट से, कम भी हो सकती है, बट इंटरमीडिएट से ऑब्वियसली कम होगी। तो ये इन दोनों की एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है आपस में, वो डिपेंड करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो वो यहाँ पे वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है।
टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि इंटरमीडिएट की एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है, या ये भी कह सकते हो बहुत ज्यादा एनर्जी है इसलिए अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा रिएक्शन प्रोफाइल है, ए नॉर्मल रिएक्शन प्रोफाइल है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये हो गया एक तुम्हारा रिएक्शन प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट। अब हम आते हैं यार कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। अब देखो क्या है, जब भी तुम्हारा रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में मैंने बताया क्या होता है, एक स्टार्टिंग मटेरियल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब स्टार्टिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल अभी मैंने लिया था कि RCH2OH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड ZnCl2, एक बड़ा नोन रिएक्शन है, RCH2Cl में कन्वर्ट हो गया, ये अल्कोहल से एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ OH रिप्लेस हो गया है क्लोरीन से, तो इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो क्या होता है, पहले एक बॉन्ड, कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, मैंने बताया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं। अब वो बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होता है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो किस तरह से वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अब वो किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है, उसमें दो तरह से होता है, एक होमोलिटिक क्लीवेज होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। तो उसके बारे में देखेंगे और उसके बेसिस पे कैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो रहे हैं उसको समझेंगे। तो जो पहला हमारा है, जो पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है वो है तुम्हारा कार्बो कैटायन। इसको कई बार कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। अब देखो ये कैसे, सबसे पहले ये फॉर्म कैसे होता है, कैसे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन होता क्या है। अब जैसे कि मान लो मेरे पास कोई कार्बन है, कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसके साथ लगा हुआ ऐसा मान लो जैसे कि ब्रोमीन एटम। अब ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये किसी सिचुएशन में हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, तुमने कुछ ऐसा वहां पे, हमने उसको ऐसा कंडीशन दिया कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो देखो ब्रोमीन एटम जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू कार्बन। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ब्रोमीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो यहां पे क्या था, ये कोवेलेंट बॉन्ड था और इस कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन का एक पार्टनरशिप था, राइट। अब क्या हुआ, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर चला गया और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। तो कार्बन का खुद का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। जब इलेक्ट्रॉन, खुद का इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो एक क्या होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसको हम लोग बोलेंगे कार्बो कैटायन, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्म हो गया कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन बहुत तरीके से फॉर्म हो सकता है, तो वो क्या क्या मेथड्स है वो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे, तो वहां पे तुम्हें पता चलता जाएगा ओके कहाँ कहाँ पे ये इजिली फॉर्म होता है। तो यहाँ पे वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होता है। कोई एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब ये बॉन्ड कैसा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो देखो
जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड गया। तो जब भी ऐसा बॉन्ड होता है ब्रेक हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड जाए तो हम लोग बोलते हैं उसको हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अगर बॉन्ड ब्रेक हो और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, दोनों बराबर तरीके से कि यार ठीक है तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाओ मैं अपना, तो उसको होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो यहाँ पे कैसा हुआ, ये एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज की वजह से फॉर्म हुआ। ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं फॉर्म ड्यू टू हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो क्या है, ये चार्ज्ड है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि कुछ कुछ इंटरमीडिएट हो सकते हैं चार्ज्ड हो, कुछ हो सकते हैं न्यूट्रल हो। जो न्यूट्रल है उनके बाद में हम पढ़ेंगे। तो एक तो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब देखो, इसके बाद की जो चीजें हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके पास इसके इसका जो वैलेंस शेल है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस शेल मतलब जो आखिरी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। अब जैसे एक सिंपल एक कार्बोकेटायन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो एक सिंपल हो गया तुम्हारा मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है ये, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन बॉन्ड क्यों बनाता है, कार्बन चार बॉन्ड क्यों बनाता है। क्योंकि कार्बन के जो वैलेंस शेल है, जो आखिरी का शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। तो जो आखिरी का शेल है उसमें चार इलेक्ट्रॉन होता है और उसको स्टेबिलिटी के लिए हम डिस्कस करते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए भाई 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब यार ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास 4 है। तो वहां पे क्या होता है, हम बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, ताकि जब मैं उसके साथ शेयर करूं, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी मेरा हो जाए और मेरा इलेक्ट्रॉन उसका भी हो जाए और मेरा भी हो जाए, मतलब दोनों के हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पूछेंगे किसका है, ये दोनों। तो ये दोनों हाइड्रोजन के भी काउंट होंगे, कार्बन के भी काउंट होंगे, राइट। उसी तरह देखो कार्बन ने यहाँ पे भी 4 बॉन्ड बनाया हुआ था। ठीक है, तो उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन था। 4 तो खुद के थे, 4 बाकी से आए हुए थे। अब ब्रोमीन क्या किया, खुद का तो इलेक्ट्रॉन ले गया, तो 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो उसका कम, साथ ही साथ वो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लेके चला गया। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन है। हाँ? शेयरिंग इसीलिए करते हैं ताकि स्टेबिलिटी मिल जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए शेयरिंग किया हुआ था वो सबके साथ। लेकिन ब्रोमीन ने चालाकी की, वो बॉन्ड ब्रेक किया और उसका भी लेके चला गया। तो एक तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इसके बाद क्या आता है, कार्बन का अगर देखा जाए, देखो कार्बन के पास अगर सिर्फ कार्बन एटम की बात की जाए, कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ? तो उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो बोलते हैं 1s2, 2s2, 2p2, ऐसा करते हैं। हम बोलते हैं कि यार ये अंदर वाला शेल है, फर्स्ट शेल है, और ये दोनों सेकंड शेल है। तो सेकंड शेल मतलब इसके बाद और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, तो और कोई शेल भी नहीं है, तो यही शेल जो है लास्ट शेल है। अब लास्ट शेल है तो इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। ठीक है, ये वैलेंस शेल है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसका कोई मतलब भी नहीं होता है क्योंकि वो अंदर है
और अंदर वाले शेल कभी किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इन जनरली नहीं करते हैं, तो किसी काम के नहीं रहते हैं। बाहर वाले शेल क्या होते हैं, वो एक्सपोज रहते हैं, बाहर है तो वो बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो अभी हुआ क्या, अभी इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को कहां रखेगा, ठीक है, उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को कहां रखता है, वो हम डिस्कस किए थे, हम पिछले टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पे जब स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, तो वहां हमने देखा था कि जब भी बॉन्डिंग्स होती है तो कार्बन एटम जो होता है, कोई भी एटम जो होता है, बॉन्डिंग के पहले अपने क्या करता है, अपने जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनको मिक्स करता है, हाइब्रिडाइज करता है जरूरत के हिसाब से, उसको जरूरत के हिसाब से उसको क्या कर लेता है, हाइब्रिडाइज कर लेता है। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो इसके पास, कार्बन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पेयर्स, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जरूरत के हिसाब से होता है। हाइब्रिडाइजेशन करके जो हमारे पास पुराने ऑर्बिटल्स हैं उसको मिक्स करते हैं, नए ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। तो पुराने ऑर्बिटल्स इसके पास कौन कौन से हैं, 2s एंड 2p। ठीक है, 2s एंड 2p इसके पास पुराने ऑर्बिटल्स हैं। अब वो उनको मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स बनाएगा। ठीक है, तो s ऑर्बिटल कितना है, एक ही होता है, और p ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है। तो s टोटल 4 ऑर्बिटल है उसके पास, लेकिन उसको जरूरत कितने की है वो देखने की जरूरत है कि यार चाहिए कितना उसको। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, पेयर का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 पेयर है। और हम सब जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यानी कि एक पेयर रख सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 3 ऑर्बिटल काफी है हमारे लिए उनको रखने के लिए, राइट। तो कार्बन क्या बोलता है कि यार ठीक है, हम अपने 3 ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइज कर लेते हैं, एक s के और p के 2, ठीक है, और एक p हम जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पे उसके 3 नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं और एक p ऑर्बिटल खाली रह जाता है। अब 3 नए ऑर्बिटल बने, तीनों का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी नाम, तीनों का नाम एक ही होता है, क्या होता है, sp2, इसका भी नाम रहेगा sp2 और इसका भी नाम रहेगा sp2। क्यों sp2, क्योंकि एक s और 2 p से मिलकर बना हुआ है। तो बोला कि यार मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए मेरे पास 3 ऑर्बिटल की जरूरत है। तो उन 3 ऑर्बिटल को हम हाइब्रिडाइज करके नए ऑर्बिटल्स बना देते हैं, बिकॉज नए ऑर्बिटल बनेंगे तो वो अपने आप को नए तरीके से अरेंज कर पाएंगे। अब s का अरेंजमेंट अलग होता है, p जो होता है एक x एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे, एक z एक्सिस पे है, तो सबका अलग अलग अरेंजमेंट है और सबका अलग अलग शेप साइज हो सकता है। एस का अलग शेप होता है स्फेरिकल शेप, पी जो है उसका अलग शेप होता है डम्बल शेप। एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी ज्यादा है, तो बहुत डिफरेंस है प्रॉपर्टीज में। तो बोला नहीं नहीं, हमें सब एक ही जैसे चाहिए, क्योंकि एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर है तो एक ही जैसा चाहिए हमें। तो उनको क्या किया, मिक्स किया, बोला भाई इधर आओ, मिक्स करके 3 नए ऑर्बिटल बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नए ऑर्बिटल बने। अब ये ऑर्बिटल का शेप कैसा है ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल है। अब भाई 3 ऑर्बिटल हैं तो कैसे अरेंज होंगे, तो बोलते हैं कि यार ऐसे अरेंज करो कि रिपल्शन मिनिमम लगे। हाँ, तो 2 ऑर्बिटल है तो हम इजिली बोल सकते हैं कि यार 2 ऑर्बिटल है तो ऐसे 180 डिग्री पे रख दो। अब रिपल्शन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन रहेगा। तो 2 ऑर्बिटल है तो बोलते हैं 180 पे रख दो। तो बोलते हैं 3 ऑर्बिटल है तो बोलता है कि 3 ऑर्बिटल है तो एक काम करो, ऐसे रखो उनको आपस में कि उनके बीच में एंगल सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा दूर रहे वो। तो क्या बोला गया कि ठीक है, हमने क्या किया, उसको 180 डिग्री पे रख दिया, सॉरी 120 डिग्री पे रख दिया। 120 डिग्री मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो ये एक ऑर्बिटल हो गया sp2, यही शेप होता है ना, ओवल शेप होता है, हमने डिस्कस किया है। तो ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। हाँ? अब देखो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन,
तीनों ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन है। दो दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, वो एच ऑर्बिट, एक एच का इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऐसे शेयरिंग में है। तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बताया गया है, ये दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ पे इनके बीच में शेयरिंग है। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना है, 120 डिग्री। और साथ में एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, राइट, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, जो कि क्या होता है, वो एम्प्टी पी ऑर्बिटल मतलब वो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, वो जैसे पहला था डम्बल शेप वैसे ही रहेगा। तो क्या होता है कि ऐसा मान लो कि तुम्हारा इस प्लेन में, ये प्लेन में तीनों तुम्हारे तीनों ऑर्बिटल है ऐसे रखे हुए हैं, तो पी ऑर्बिटल कहाँ रहेगा, उसका एक लोब ऊपर रहेगा और एक लोब नीचे, तो परपेंडिकुलर रहेगा वो। ठीक है, तो बोलते हैं कई बार कि इस तरह से उस पर चार्ज ऐसे डिनोट कर देते हैं हम लोग, जैसे वो चार्ज ऐसा है। हालांकि ये सही तरीका नहीं है, बट ऐसे कर कई बार लिख दिया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा शेप। तो शेप कोई पूछेगा, पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा sp2 है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है कि भाई शेप क्या है, तो ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये उसका शेप हो गया। एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पेयर्ड हैं, सारे के सारे क्या पेयर्ड है, कोई अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी देखो क्या होता है कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, हर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता रहता है ना, हाँ, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे घूमता रहता है। तो जब वो घूमता है तब ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे पेयर्ड हो गए। अब जब साथ में एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, दूसरा आया, तो जब ये रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये भी रोटेट करेगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, एक अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज, तो जो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड होगा जो जनरेट होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे पेयरिंग की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाता है, इसलिए बोलते हैं, ठीक है, इस तरह के स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये तुम्हारे डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, डाया मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, डायमैग्नेटिक मतलब इनका खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो अगर इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखोगे, अब अगर मेरा खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड है और अगर मुझे दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो मैं उसके साथ कुछ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, या तो उसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ या उसके अगेंस्ट रिपल्शन हो सकता है। बट अगर मेरा खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, तो मैं, मेरे को वहां रख दो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे भी इसके साथ है डाया। डाया का मतलब, डाया मतलब पेयर समझ लो, राइट, कि मतलब ये लोग पेयर्ड में है ना, तो कपल जैसे हैं, इनको दुनिया से मतलब नहीं है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करने वाले हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब इसके अलावा एक और चीज है, एक और चीज है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो हम पढ़ते हैं, वो हम दो वजह से पढ़ते हैं। एक होता है जो मेजर जो इफेक्ट होता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन का होता है। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें प्राइमरी टर्शरी है सेकेंडरी कार्बोकेटायन में, जैसे कि मान लो ये मेरा टर्शरी कार्बोकेटायन है, टर्शरी। टर्शरी क्यों, क्योंकि जो कार्बन है, जो टर्शरी कार्बन है, ये कार्बन टर्शरी है, क्यों, क्योंकि ये तीन कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो जो कार्बन तीन कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है उसको टर्शरी कार्बन बोलते हैं,
और उस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कार्बोकेटायन बोल देते हैं, राइट। तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है वो दो साइड से बॉन्डेड है, ठीक है, दो बॉन्ड बना रहा है दो अलग अलग कार्बन के साथ, ठीक है, दो अलग अलग कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकेंडरी हो गया। अब इसके बाद क्या है तुम्हारा प्राइमरी। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन हो गया, ठीक है। और एक लास्ट हो गया तुम्हारा जो किसी के साथ बॉन्डेड ना, तो उसको मिथाइल कार्बोकेटायन बोल देते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी है, बोलते हैं कि टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू तुम्हारा सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू प्राइमरी, और प्राइमरी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू तुम्हारा मिथाइल कार्बोकेटायन। अब इसके इसके पीछे जो रीजन है वो है तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये दो रीजन है जिसके वजह से, दोनों रीजन यही बोलता है कि टर्शियरी विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू सेकेंडरी, विच इज मोर स्टेबल कंपेयर टू तुम्हारा प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल कंपेयर टू मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ये जो है पूरा तुम्हारा हो गया कार्बोकेटायन के बारे में। तो इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछता है, ठीक है, अगर सिर्फ रिएक्शन इंटरमीडिएट से पूछना। हालांकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे रेजोनेंस का भी फर्क पड़ता है, एरोमेटिसिटी का भी फर्क पड़ता है, लेकिन इनमें ना तो यहाँ पे ना तो एरोमेटिसिटी काम रोल प्ले कर रहा है ना तो रेजोनेंस। तो इसलिए हम सिर्फ टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी उनको इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करते हैं। बाकी रेजोनेंस का क्या इम्पैक्ट होता है और एरोमेटिसिटी का क्या होता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा कार्बोकेटायन या फिर कार्बोनियम आयन, राइट। तो कई बार कार्बोनियम आयन दिखता है, बच्चे कई बार क्या होते हैं इसको लेके इतना ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देते हैं। कार्बोनियम ये कार्बन आयन जैसा ही साउंड करता है, कार्बन आयन और कार्बोनियम आयन एक जैसा साउंड करता है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्बोनियम आयन मतलब वो कार्बन आयन के बारे में पूछ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन सेम चीज है, ठीक है, और कार्बोनियम कार्बन आयन डिफरेंट है। तो कार्बोनियम आयन भी बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। तो ये हो गया तुम्हारा कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद देखते हैं दूसरा। तो अभी जो हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा कार्बन आयन, ठीक है। कार्बन आयन के बारे में पढ़ने वाले। अब देखो कार्बन आयन जो है वो भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज की वजह से ही बनता है, ठीक है। देखो कार्बन आयन, अब जैसे कि मान लो मेरे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसमें कोई एक ऐसा एटम है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, हालांकि ऐसे बहुत कम एटम है जो कार्बन के कंपैरिजन में, जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन के कंपैरिजन में तुम्हारे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, राइट। बट यहाँ पे जस्ट एक मैंने एग्जांपल ऐसे जस्ट एक जनरल एग्जांपल ले लिया कि कोई एक है, फॉर एग्जांपल कोई मेटल हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। ये बड़े इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब अगर मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, और कार्बन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसको छोड़ दिया, दूसरा जो तुम्हारा था दूसरा एटम उसको बोल दिया जाओ यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे दे के जाओ। तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ गया, एक निगेटिव चार्ज आ गया। अब निगेटिव चार्ज आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बेनायन, ठीक है। और ये क्या है साथ में यहाँ पे, अब भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के चला गया, ठीक है। जो यहाँ पे मान लो तुम्हारा एक कोवेलेंट बॉन्ड था, तो कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों का
एक बराबर शेयरिंग थी, लेकिन मेटल ने कार्बन ने थोड़ा बदमाशी दिखाई, उसने दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया उसको पॉजिटिव चार्ज। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कार्बन आयन में ये जो निगेटिव चार्ज, हालांकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है दो ही इलेक्ट्रॉन, तो कई बार लोग बोलते हैं यार जब दो इलेक्ट्रॉन है तो दो निगेटिव चार्ज होना चाहिए, एक ही निगेटिव चार्ज क्यों है? तो एक्चुअली एक निगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो उसका खुद का था, तो खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से हम पे निगेटिव चार्ज नहीं आएगा भाई, उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। उसने क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे से छीना है, एक ही इलेक्ट्रॉन छीना है, एक उसका खुद का है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन उससे छीना है, इसलिए उसके ऊपर निगेटिव चार्ज सिर्फ वन है, ठीक है। तो उसके ऊपर -1 निगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे एक्चुअली, तो दो इलेक्ट्रॉन में एक उसका खुद का है, एक किसी और से लिया हुआ है, इसलिए उसको -1 चार्ज ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो पहला चीज ये क्या, निगेटिव चार्ज स्पीसीज है, ठीक है। तो एक तो चार्ज स्पीसीज है, चार्ज मतलब चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव, तो दोनों में से निगेटिव चार्ज है, तो है ये भी चार्ज स्पीसीज, हाँ कोई न्यूट्रल नहीं है। दूसरी चीज क्या है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसा है कुछ, एक सिंपल कार्बन आयन लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, मिथाइल कार्बन आयन लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, उसने 4 बॉन्ड बनाए थे, टोटल उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाँ? 4 बॉन्ड बनाए थे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 उसके खुद के थे और 4 जो है शेयरिंग की वजह से मिल गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। उसने मेटल को तो भगा दिया, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखा, तो अभी भी उसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है ना, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, तो टोटल क्या है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यार कि वो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बोकेटायन में कितने हैं, कार्बन आयन में कितने हैं, तो कार्बोकेटायन में हमने देखा 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कार्बन आयन में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। और एक चीज क्या है, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज की वजह से हुआ है, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो और दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड चले जाए। तो कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज से बना था, बस उसमें कम डिफरेंस क्या था, दोनों इलेक्ट्रॉन सामने वाले के पास चले गए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज है, यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड जाने चाहिए, चाहे उसके पास चाहे मेरे पास, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज हो गया। अब आते हैं इसके शेप के ऊपर, शेप या हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, देखो जो भी बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बोलते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं, है ना, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे शेयरिंग है, तो इनको बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो ये भी एक पेयर है, तो टोटल कितने पेयर हुए, ठीक है, तो 1 2 3 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। अब ये कार्बन बोलेगा कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को रखना है कहीं पे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे कहाँ पे, ऑर्बिटल्स में। कौन से ऑर्बिटल्स में, यार ऑर्बिटल्स में हम इसके पहले हम कार्बोकेटाइन में डिस्कस कर रहे थे कि यार इलेक्ट्रॉन्स रखने से पहले क्या करते हैं, पुराने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं ताकि सब एक जैसे हो जाएं, और उसमें सबको बराबर बराबर बांट दिया जाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को बांट दिया जाता है। तो यार यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, तो 4 नए ऑर्बिटल चाहिए, तो कार्बन के पास क्या बताया था मैंने कि ये 2s और 2p, यही वैलेंस शेल के होते हैं, ये 2s है, ये क्या है, 2p है, 2px 2py 2pz ऐसा बोल रहे। तो बोले यार कि 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, 3 ये बॉन्ड पेयर और एक जो है तुम्हारा निगेटिव चार्ज, तो 4 हमें ऑर्बिटल चाहिए, तो बोलेगा यार ठीक है मेरे पास 4 तो है ही, इन चारों को मिक्स कर दो, राइट, तो ये चारों क्या हो गए, मिक्स हो गए, तो 4 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए,
है। और इन सबका नाम क्या हो गया, एस, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल है और पी कितने, एक दो तीन, तो sp3। तो ये चारों के नाम ऐसे ही होते हैं, sp3 sp3 sp3। यहाँ पे देखो अलग अलग नाम होता है, एस है इसका, पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना। यहाँ पे सबका एक ही नाम, sp3 sp3 sp3। इन चारों की एनर्जी सेम, इन चारों का शेप सेम, ठीक है, सबका साइज सेम। तो बोला कि यार ऐसे हम अरेंज कर लेंगे। तो बोला अब चार मैंने लाए, चार ऑर्बिटल्स लाए, चारों को, कोई एक्स एक्सिस पे था पी एक्स, कोई वाई एक्सिस पे था पी वाई, कोई पी जेड जो था जेड एक्सिस पे। एस ऑर्बिटल ऐसा स्फेरिकल था जो हर तरफ था। तो बोले सबको मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद मेरे को उनको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है यार, ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन रखने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन लगेगा। तो यार जब रिपल्शन लगेगा तो हमें किस तरह से उनको रखना है कि उनके बीच में रिपल्शन कम लगे। अब जितना कम रिपल्शन लगेगा उतना अच्छा स्टेबिलिटी आएगा। तो बोले यार चार को, अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़े हैं, जब भी चार ऐसे रहते हैं तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से वो बोलते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जब भी चार ऐसे चार पेयर्स रहे तो उसको टेट्राहेड्रली अरेंज करते हैं हम लोग, क्योंकि वही एक अरेंजमेंट है जिसमें वो मैक्सिमम एंगल या मैक्सिमम दूरी पे एक दूसरे से रह सकते हैं। तो जब मैक्सिमम दूरी पे रहेंगे तो रिपल्शन कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा इनके बीच में कि ये ऐसा है, ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बॉल स्टिक मॉडल से तुम लोग को समझाते हैं। जैसे कि इसको देखो ऐसा, ये तुम्हारा बॉल स्टिक मॉडल में, इसको देखो ध्यान से, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। उसमें ये जो तीन है एक ही प्लेन में है, प्लेन मतलब एक ही जगह वो तीनों आ जाएंगे, राइट। अब इसको उठाओ तो चाहे ये तीनों एक प्लेन में है ना, ये उठाओ तो एक तीन प्लेन में, तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल का, ये भी पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इन सबके बीच में हर एक ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल रहेगा, हर एक ऑर्बिटल्स के बीच में वो कैसा रहेगा, 109 डिग्री। कोई भी ले लो, कोई भी तुम्हारा ऑर्बिटल ले लो, तो ये तुम्हारा अरेंजमेंट है, ठीक है। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो पता है, दो दो चार दो छह दो आठ, टोटल 8 है। दो यहाँ पे रह गए, मान लो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ। अब यार ये जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ रहेगा, वो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज अ निगेटिव चार्ज, राइट। अब देखो क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ये पूछता है बहुत बार कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हम बोलते हैं कि sp3 मतलब कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो बोलते हैं एक s और तीन p के, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अब देखो कई बार क्या होता है, लोग इसको बोल देते हैं यार टेट्राहेड्रल है, एक्चुअली ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, देखो इलेक्ट्रॉन तो दिखाई नहीं देता है। अब जैसे तुम इसी को ले लो, हाँ? ये मान लो ये जो व्हाइट कलर वाले हैं, ये व्हाइट कलर वाले ऐसा मान लो कि ये हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन जो है ये तो दिखेंगे, कार्बन जो बीच में ब्लैक कलर है वो कार्बन है, वो भी दिखाई देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिखाई देगा हमें, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को अगर तुम निकाल दो तो अभी सिर्फ तुम्हें ये इतनी चीजें ही दिखाई देगी, सिर्फ इतनी चीजें। तो ये एक पिरामिड टाइप का है, इसको हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। ट्राइगोनल मतलब नीचे तीन है इसलिए ट्राइगन है, और एक पिरामिडल शेप है, ठीक है। तो समझो कुछ ऐसा हो गया कि ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे तुम्हारा निगेटिव चार्ज, हम बोल रहे हैं निगेटिव चार्ज यानी दो इलेक्ट्रॉन, वो तो दिखाई नहीं देते, इलेक्ट्रॉन नहीं देख पाएंगे, लेकिन एटम्स दिखते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये है तुम्हारा ऐसे, तो ये कैसा शेप हो गया, ऐसे पिरामिड टाइप का, राइट। कैसा हो गया, ये पिरामिड टाइप का हो गया।
तो यहाँ पे जब भी शेप पूछा जाता है तो बोलते हैं ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार टेट्राहेड्रल बोलेगा, नहीं टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे, उसका शेप जब भी पूछेगा तो बोलेंगे नहीं भाई इसका पिरामिडल है, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया, क्योंकि sp3 में जनरली क्या होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन यहाँ पे sp3 में एक जो एक ऑर्बिटल है वो यार इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है, तो इसलिए वो दिखता है, अब बाहर हो गया, वो देखेंगे नहीं उसको, हम सिर्फ और सिर्फ एटम्स को ही देखेंगे। तो एटम्स के हिसाब से यार यहाँ कार्बन है, यह 3 हाइड्रोजन है, सिर्फ वही दिख रहा है, तो एक पिरामिडल शेप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, और इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पे भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है तुम्हारे पेयर्ड है, जो भी है सब पेयर्ड है? तो सब एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, कैंसिल करते चले जाएंगे, सारे के सारे एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। तो जब कैंसिल कर देंगे तो हम बोलेंगे कि यार यहाँ पे ये भी क्या हो गया, डायामैग्नेटिक, मतलब इसका खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया जाए, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो कि उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है, शेप कैसा है ट्राइगोनल पिरामिडल, और डायमैग्नेटिक इन नेचर है। एक लास्ट में पूछता है कि भाई इसका जो स्टेबिलिटी है, अभी यहाँ पे हम जस्ट पढ़ लेते हैं कि ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में क्या कौन ज्यादा है कौन कम है, लेकिन इसका जो रीजन है वो हम जब इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो देखते हैं। अब कार्बन आयन में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता है, तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से जो मिथाइल कार्बन आयन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी, एंड प्राइमरी जो है वो स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू टर्शरी। तो यहाँ पे उल्टा सिनेरियो हो गया, कार्बोकेटायन में उल्टा था, ये सबसे ज्यादा स्टेबल था टर्शरी, ठीक है। तो ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये क्या है मिथाइल, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब ये क्यों है वो जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो ये हो गया हमारा कार्बन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जो है तुम्हारा फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसको मैं इसको रब कर रहा हूं। अब फ्री रेडिकल देखो क्या है, फ्री रेडिकल तुम्हारा होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से बनता है, मतलब बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा कि दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक होमोलिटिक क्लीवेज का एग्जांपल होगा। ये बहुत डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू जो अभी तक हमने कार्बोकेटाइन कार्बन आयन देखा। फ्री रेडिकल, अब जैसे कि मान लो कार्बन है, ठीक है, तो जनरली इस तरह के रिएक्शंस पर ऑक्साइड या लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, बट हम वो डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे बनता है। जैसे ऐसा मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब देखो जब तुम्हारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता था तो तुम दिखा देते थे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है उस तरफ एरो बना देते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ जाता है, ठीक है। तुम हाफ एरो दिखाते इस साइड में और हाफ एरो दिखाते इस साइड में, ठीक है। तो बोलते क्या है कि यहाँ पे H के पास एक इलेक्ट्रॉन गया, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन गया। तो यार देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो किसी का इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना किसी का इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखा, तो दूसरे से भी नहीं लिया और अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया भी नहीं। तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। प्लस चार्ज आता है जब हमने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, माइनस चार्ज आता है जब हमने दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लिया।
अब यार यहाँ पे तो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन का था, हाइड्रोजन का था। अब यार दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों अपना अपना लेके चले गए, किसी ने किसी को नहीं दिया, तो इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। तो अगर कोई पूछे कि चार्ज स्पीसीज है तो बोलेंगे नहीं, ये क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल। एक तो पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा कि ये होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। ठीक है, मतलब ऐसा बॉन्ड ब्रेक हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप देखो हमने बताया था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन अभी ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। हम देखो यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया था, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसका था, और शेयरिंग से 4 इलेक्ट्रॉन आ गया था 4 हाइड्रोजन से, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे कितना बचा, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक अकेला इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है इसके बारे में। तो एक अच्छा मतलब ये एक अच्छा उसको याद कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि ये बहुत बार पूछा है 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके आगे की बात करते हैं। अब आते हैं तुम्हें इसके शेप और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। वापस से वहीं आ गए हम बात किया, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल जो तुम्हारे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। तो बोलते हैं कि यार एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड में हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक पेयर यहाँ पर हो गया, दूसरा पेयर यहाँ पे हो गया, तीसरा पेयर यहाँ पर हो गया। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ही है, और वो 3 पेयर कौन से हैं, बॉन्ड पेयर, क्योंकि वो बॉन्ड में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे 3 बॉन्ड पेयर, और एक अकेला ऐसे बैठा हुआ है, तो इसको ऑड इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, अकेले है, खाली है, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखो 3 बॉन्ड पेयर है, तो पहले ही बताया हाइब्रिडाइजेशन इसके हिसाब से होता है कि तुम्हारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आखिरी शेल में कितने रहने वाले हैं। तो बोले यार 3 ही है यहाँ पे, तो बोले 3 ही ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, कौन सा। तो ये मान लो तुम्हारे कौन से थे, ये 2s थे, ये 2p वाले थे। ठीक है, 2px 2py 2p से, ठीक है, ये 2p। तो बोला यार 2 ही जरूरत, सॉरी 3 जरूरत है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और हमारे पास टोटल 3 ऐसे पेयर है, तो 3 ऑर्बिटल चाहिए। तो यार ये 3 जो है मिक्स हो जाते हैं और एक खाली रह जाते हैं, तो 3 मिक्स हो गए, मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बने, है ना। बोले यार मेरे को नए ऑर्बिटल्स दो, क्योंकि पुराने ऑर्बिटल्स का अलग शेप साइज है, सबका अलग ओरिएंटेशन है, कोई एक्स एक्सिस कोई वाई एक्सिस। तो हमें ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जो प्रॉपर एक ही शेप साइज के हो, ताकि हम बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, यही हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, एक एस और 2 पी के हाइब्रिडाइज्ड हो गए। तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तुम लोग बताओ क्या है फिर वहां पे हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और 2 पी, sp2, तीनों ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp2 sp2 sp2। और ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अब किसको अरेंज कैसे करेंगे, तो बोले यार 3 ऑर्बिटल है, 3 बॉन्ड पे, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होने वाले हैं। तो भाई तीनों को ऐसे अरेंज करो कि सबसे दूर दूर रहे, ताकि आपस में रिपल्शन ना लगे, क्योंकि ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, तो सब आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो बोले ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से वही जो कार्बोकेटायन में था। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, ठीक है, तो ये जो 3 बॉन्ड पेयर है, 2 यहाँ हो गया जो कि हाइड्रोजन के साथ है, 2 यहाँ हो गया जो कि हाइड्रोजन के साथ है, और 2 यहाँ हो गया जो कि हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है। ठीक है,
हाइड्रोजन जो अपना ऑर्बिटल यूज करता है वो s ऑर्बिटल, कार्बन कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है अपना sp2 ऑर्बिटल। ये तीनों के तीनों कौन से हैं sp2 sp2 sp2। तो कार्बन अपना sp2 ऑर्बिटल यूज कर रहा है और हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल यूज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्डिंग हो गई। अब बोला गया है कि यार एक जो p ऑर्बिटल है वो बचा हुआ है, तो जो p ऑर्बिटल है वो ऐसे परपेंडिकुलर रहता है इसके, है ना, ये एक प्लेन में है तीनों, sp2 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 ऐसे। हाँ, अब एक प्लेन में है तो p ऑर्बिटल ऊपर, उसका एक लोब ऊपर, उसका एक लोब नीचे, तो ये उसका एक लोब ये ऊपर परपेंडिकुलर है। अब उसके अंदर देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है ना, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है ऊपर नीचे ऐसे रोटेशन उसका चलता है। रोटेशन का मतलब वो नीचे भी रह सकता है ऊपर भी रह सकता है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताता है कि कहीं पे भी हो सकता है, वो वहां पे डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ऊपर नीचे घूमता रहता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे ऑर्बिटल्स में वो रोटेट करता रहता है जो ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया, इसका शेप कैसा बोलते हैं sp2, सॉरी नॉट शेप, हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप इसका है तुम्हारा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब इसके पास वन ऑड इलेक्ट्रॉन, एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन है जो खाली था, वन ऑड इलेक्ट्रॉन इज इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कार्बोकेटायन में भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था लेकिन वो खाली था, तो एम्प्टी p ऑर्बिटल था। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके अलावा अब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे का और फील्ड को कैंसिल कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को। एक बोलता है क्लॉकवाइज घूमेगा, एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, एक एंटी क्लॉक दूसरे डायरेक्शन में, दोनों मिलकर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दिए। तो जहां जहां पेयर में सब कैंसिल कर दिया, लेकिन ये अकेला है, इसको इसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करने वाला कोई नहीं। तो ओवरऑल इस फ्री रेडिकल का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं लेकिन एक जो अकेला है उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं। तो जब इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसको अगर किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखे, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो इसका खुद का ना हो, कहीं दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो इसके पास भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो सामने वाले के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करना शुरू होगा। या तो हो सकता है अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, वो अलग बात है, बट उसका कुछ इंटरेक्शन होगा। तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामैग्नेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट चीज है वो है कि स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो एक चीज की, फ्री रेडिकल्स में तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता है। फ्री रेडिकल्स में सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है, अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को आपस में रिलेट करना हो तो उनके स्टेबिलिटी को। अब वो कैसे होता है वो हम लोग जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तब तो वहां पे देखेंगे, बट अभी के लिए याद कर लो कि टर्शरी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सिमिलर है तुम्हारा इसके कार्बोकेटायन जैसा है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी है, देन तुम्हारा प्राइमरी है, एंड देन सबसे लास्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये सिमिलर हो गया तुम्हारा कार्बोकेटायन के। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फ्री रेडिकल। इतना ही था फ्री रेडिकल में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और लास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा फ्री रेडिकल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बीन के बारे में। अब देखो कार्बीन थोड़ा डिफरेंट है, और कार्बीन जब तुम फुल चैप्टर पढ़ोगे अपना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो कार्बीन सिर्फ एक दो जगह ही दिखाई देता है, एक स्पेशली जो तुम्हारा रीमर टीमर रिएक्शन में।
वहां पे डाइक्लोरोकार्बिन करके दिखाई देता है, बाकी जगह बहुत कम दिखाई देता है। तो कई जगह इसको पढ़ाते भी है, कई जगह नहीं भी पढ़ाते हैं, बट ये भी एक इम्पोर्टेंट है, डाइक्लोरोकार्बिन या कार्बिन बोले। ठीक है, ये भी हाईली अनस्टेबल होता है। अभी यहाँ पे देखो, तो ये आखिरी है तुम्हारा। इसके बाद भी एक बेंजाइन करके होता है जो कि सिलेबस में नहीं है, और एक नाइट्रीन करके है, वो भी सिलेबस में नहीं है। तो जब सिलेबस में नहीं है तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं, कि वो काम का नहीं है। तो हम कार्बिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी को पढ़ना हो बेंजाइन या नाइट्रीन, तुम लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, यहाँ पढ़ना है तो उसको अलग टॉपिक में पढ़ाया जा सकता है। बस अभी के लिए हम सिर्फ कार्बिन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बिन बनता कैसे? जैसे कि मान लो, या मैंने क्लोरोफॉर्म लिया, CHCl3, ठीक है, CHCl3, इसको अगर मैं KOH इन इथेनॉल, ETOH, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करें, तो क्या होता है कि अभी जैसे क्या होगा, एक क्लोरीन जो है अब हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया, तो यहाँ पे क्या बना, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, एक हाइड्रोजन उसका है और एक निगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसका खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर गया, तो अभी फिलहाल कार्बोकेटायन बना। अब अगर इसी में मान लो, इसी में क्या हो, हाइड्रोजन बोले कि यार ठीक है मैं भी जाता हूं, लेकिन मैं दोनों इलेक्ट्रॉन दे के जाऊंगा। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन एक तो खुद का दे रहा है, दूसरा तो कार्बन का ही है। तो एक बंदा जो है इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरा बंदा इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो निगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है, तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, राइट। एक लेकर जा रहा है तो एक दे के भी जा रहा है, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास आ गए, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, बट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है, एक क्लोरीन लेकर गया है, ठीक है, तो मान लो चार्ज आया, लेकिन दूसरा बंदा दे के भी गया, हाइड्रोजन दे कर गया, चार्ज वापस आ गया, पॉजिटिव चार्ज जो गया, जो आया था, अब वो न्यूट्रलाइज हो गया वापस से। तो ये हो गया इस तरह से, या उसको हम लोग ऐसे Cl, Cl2C, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, या इसको CCl2 ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया जनरेट करने का कार्बिन, इसको हम लोग कार्बिन बोलते हैं। तो ये भी एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है। एक और तरीका है CH2N2, इसको डाइएजोमेथेन बोलते हैं, बड़ा अनस्टेबल है, इसको हीट कर दो तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी इस तरह से, ठीक है, ये कार्बिन बनता है, ठीक है, मिथाइल कार्बिन टाइप हो गया ये। अब देखो पहली चीज फर्स्ट, कि इसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज ही होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ, ठीक है, क्योंकि ये गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया, ये गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन देके गया, कहीं पे भी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज। दूसरा, अब बोले टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सिंपल सा दिख रहा है यार, यहाँ पे अब जैसे इसको ही देख लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और क्या है ये न्यूट्रल है, इसके कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या, अब इसके शेप के बारे में आते हैं, शेप और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए ना, ठीक है, दो तरह के कार्बीन्स होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन भी होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे
दो साइड, दो तरह से पढ़ेंगे। देखो एक तो क्या है, यहां पे ही टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर्स हैं। ऐसा है कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये। तो बोले यार हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, तो सिंपल बोले ठीक है, तो सिंपल सा है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो हमें 3 ऑर्बिटल की जरूरत है, तो एक एस ऑर्बिटल हो गया और 2 पी ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, तो ये एस है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, तो हमने बोल दिया sp2 और एक पी ऑर्बिटल ऐसे खाली। ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिटल्स बने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल खाली। तो हमने क्या बोला, ठीक है हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp2। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी दो तरह के अरेंजमेंट होंगे, वो कैसे होंगे देखो। ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए, हाँ कौन से, ये 1 2 3, ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे एक हमने हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और दूसरा यहाँ दे दिया। ठीक है, हम इसके बारे में ऐसा समझ लो, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो दो और एक पी ऑर्बिटल है जो ऐसे उसके परपेंडिकुलर है, तो पहली बात तो देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, हमने क्या किया, बॉन्ड पेयर्स को हमने बना दिया, राइट। हमने क्या किया, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर उसको हमने फिल कर दिया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो सकता है, यहीं पर रहे, प्रीफर करेगा, ठीक है हम यहीं पे रह रहे हैं, ठीक है हमारे लिए हाइब्रिडेशन हुआ, हम जाएंगे उधर, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये खाली रह जाएगा, ये क्या होगा, इम्प्टी रह जाएगा। तो ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे अगर हम बोले कि यार इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, तो बोले नहीं सब पेयर्ड है, राइट। एक तो देखो यहाँ पे ये इसका शेप क्या हो गया, वी शेप है। ये चीज ध्यान देना कि ये कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ऐसा हो जाता है, ये हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन्स तो हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसका शेप पूछेगा कैसा है, तो ये वी शेप है, वी शेप। ठीक है, और ये क्या है, हाइब्रिडेशन इसका क्या है, sp2 है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन होता है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर में तुमने देखा होगा, जब जब हम जैसे शो करते हैं उसको, तो बोलते हैं कि एक का प्लस प्लस हाफ है, दूसरे का माइनस हाफ है। ठीक है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका एक प्लस हाफ है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस हाफ है, ऐसे हम उसको नोट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि सब एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल करते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे टोटल स्पिन क्या है, तो एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, इसका भी प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, इसका भी प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल। तो बोलते हैं जो टोटल स्पिन है, ठीक है, टोटल स्पिन, टोटल स्पिन, वो बोलते हैं ये 0 है। तो एक होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कैपिटल एस, वो क्या बोलते हैं, उसका जो वैल्यू होता है 2s+1 होता है। तो यहाँ पे अगर s यानी टोटल स्पिन की वैल्यू रखो, तो ये होगा 2 × 0 + 1, ये आएगा तुम्हारा ओवरऑल 1। तो इसलिए ये 1 है, यानी सिंगल, 1 है मतलब सिंगल, टोटल स्पिन जो है इसका, ठीक है, सॉरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो क्या है, 1 है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको सिंगलेट कार्बीन बोलेंगे। अभी यहां पे देखो एक और चीज है, क्या एक ऑप्शन है कि बोले यार दोनों हम एक ही जगह क्यों रहे,
ठीक है, क्योंकि हम तो शेयर्ड भी नहीं है किसी से। यहाँ पे क्या है, देखो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग है, लेकिन ये तो एक ही एटम पे है, कार्बन एटम पे एक ही जगह है। यहाँ पे क्या है, दो एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए ये दोनों और ये दोनों, कार्बन और हाइड्रोजन, तो रिपल्शन कम लगता है, दो एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ एक ही कार्बन पे एक ही एटम पे है दोनों, तो इनका आपस में भी रिपल्शन लगेगा। तो ये बोलता है कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर चला जाता हूँ, ऊपर वाले, ये ऊपर नीचे वाला जो पी ऑर्बिटल जो खाली है उसमें चला जाता हूँ। तो ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, ऐसा। तो एक दूसरा एक ऑप्शन है। तो ये भी sp2 है, ये भी वी शेप है, बट डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह है, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं कि यार इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने को, तो पहले टोटल स्पिन निकालते हैं। देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे अगर मान लो ये प्लस हाफ है, यहाँ पे भी अब ये अलग अलग ऑर्बिटल में है, ठीक है। देखो अलग अलग जब वो अनपेयर्ड रहते हैं तो दोनों का स्पिन एक ही मान लेते हैं, ठीक है। उसका प्लस हाफ है तो इसका भी प्लस हाफ होगा। एक ही जगह रहेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन जब अलग अलग रहेंगे तो उनका ओरिएंटेशन एक ही जगह हो जाएगा, ठीक है। अगर वो अनपेयर्ड है तो सेम ओरिएंटेशन रहेगा। तो अगर इसका भी प्लस हाफ है तो इसका भी प्लस हाफ। ये चीज हम डिटेल में पढ़ते हैं जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं। तो टोटल स्पिन जो है, ठीक है, स्मॉल है, प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, ठीक है, ये टोटल तुम्हारा हो जाएगा वन, टोटल वन। तो जो कैपिटल एस है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो क्या है, टू, टू एस प्लस वन, टू एस प्लस वन। तो एस में अगर वन डालें तो टू इंटू वन प्लस वन, यानी कि ये आया थ्री, थ्री। तो यहाँ पे तीन है इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, ट्रिपलेट कार्बिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगलेट कार्बिन में एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, ट्रिपलेट कार्बिन में कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। ये है तुम्हारा, ये वाला जो है तुम्हारा डायामैग्नेटिक है, सब पेयर्ड है, ठीक है, डायामैग्नेटिक, ठीक है। और ये वाला क्या है यार, इसमें अनपेयर्ड है, तो इनके वजह से खुद इसका इन और दोनों का सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाएगा और कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसलिए ये क्या है तुम्हारा, पैरामैग्नेटिक। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो दो तरह के कार्बिन हो गए। अब एक और कार्बिन होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, नए वाले कार्बिन के बारे में, इसको रब नहीं करेंगे अभी, ठीक है। ये मैं इसको हटा देता हूं। देखो यहां पे क्या है, वापस से हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। यहां पे मैंने बताया कि यार कार्बन में ये एस ऑर्बिटल है और तीन पी ऑर्बिटल है, राइट। तो बोला यार बॉन्ड पेयर तो हमारे पास सिर्फ दो ही है ना, ये तो हम कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। उसको हम तो इधर, उसके लिए हमें क्यों जरूरत है ना, उसके लिए हमें क्यों जरूरत है हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल की, हमारे पास बॉन्ड पेयर तो सिर्फ दो ही है। तो बोलता है ठीक है, हम एक काम करते हैं, दोनों सिर्फ दो को ही हाइब्रिडाइज करेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp। तो यहाँ पे एक थर्ड टाइप का जो रहेगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला रहेगा, ठीक है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बिन। और जो बाकी के जो तो p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो ऐसे इम्प्टी रह जाएंगे। तो दो sp हाइब्रिडाइज्ड हो गए, ठीक है, ये तुम्हारा sp हो गया, ये भी sp हो गया। और दोनों एक, मान लो एक py है और एक क्या है, pz है,
जस्ट कंसीडर कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, अब दो ही ऑर्बिटल है। अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन की बोले थ्योरी क्या बोलेगा, दो ही ऑर्बिटल है तो कैसे अरेंज करें, बोले दो है तो बहुत दूर दूर अरेंज कर दो 180 डिग्री पे, एक इधर एक इधर, दूर रहेंगे कम रिपल्शन रहेगा। बोला ठीक है, तो ये एक ऑर्बिटल हो गया और ये एक ऑर्बिटल हो गया। हाँ, एंगल कितना है इनके बीच में, 180 डिग्री। तो बोला एक ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में है s ऑर्बिटल और इसका sp2 ऑर्बिटल। ठीक है, और इधर ये हाइड्रोजन, इसका s ऑर्बिटल और इसका sp2 ऑर्बिटल। अब बोलता है कि ठीक है, ये हो गया, बाकी के जो दो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, ये जो दो, बोले यार दो ऑर्बिटल्स तो है भी, तो है हमारे पास, तो एक p ऑर्बिटल हो गया। हाँ? और ये एक ऐसा p ऑर्बिटल मान लो। तो एक ऐसा मान लो कि ये x एक्सिस है जिसपे ये तुम्हारे हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन्स है। एक तुम्हारा y एक्सिस हो गया, ठीक है, जिसपे एक p ऑर्बिटल है, और एक z एक्सिस हो गया, तो इस पे एक p ऑर्बिटल है ऐसे। तो बोले कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे बोला है कि इसका शेप कैसा है, तो बोलते हैं लीनियर शेप है, लीनियर है क्योंकि सीधा है। ठीक है, तुम्हें हाइड्रोजन एटम्स तो दिखाई, सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स दिखाएंगे, कार्बन दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो दिखाई नहीं देंगे, ये जो दो है, तो सिर्फ ये हाइड्रोजन कार्बन, तो ये लीनियर हो गया, इसका शेप कैसा है, लीनियर। ठीक है, यहाँ पे बाकी का क्या है, शेप लीनियर हो गया। अब ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, तो ये कैसा हो गया, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाएगा। अनपेयर्ड है, अलग अलग जगह है, एक जगह रहते तो कैंसिल करते हैं। तो जब कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस स्पीसीज का, तो इसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, पैरामैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये एक चीज है, बस इतना ही है। बाकी का कुछ भी पूछेगा तो तुम्हें स्ट्रक्चर से याद आएगा सब कुछ। पैरामैग्नेटिक है, दोनों पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी सब तुम अपने आप समझ लो। बस यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ये बोलते हैं जो ट्रिपलेट है, सॉरी कौन सा ट्रिपलेट, हाँ ये ट्रिपलेट है और ये सिंगलेट है। ठीक है, तो बोलते हैं क्या, ये ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। सिंगलेट्स, ये बहुत बार पूछा है। तो sp2 वाले में दो होते हैं, ट्रिपलेट और सॉरी सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, बट sp वाले में सिर्फ एक ही होता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा sp2 वाले में है उसमें ट्रिपलेट वाला ज्यादा स्टेबल है, कौन सा, ये वाला, क्योंकि कि दोनों इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, बहुत दूर दूर होने की वजह से बोलते हैं कि हमारे में स्टेबिलिटी, हमारे में आपस में रिपल्शन नहीं लग रहा है। यहाँ पे दोनों एक ही जगह है, दोनों एक ही कार्बन एटम पे हैं, तो कार्बन एटम पे बैठे हुए एक ही जगह आपस में बहुत रिपल्शन करेंगे, तो इस वजह से बोलते हैं ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू सिंगलेट। तो ये हो गया तुम्हारा कार्बन। आज के लिए इतना ही लेक्चर में, कि अभी हमने क्या पढ़ा, तीन चीजें पढ़ी, चार चीजें, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन। तो ये तुम्हारा टोटल क्या हुआ, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो गया, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इससे ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं कुछ भी, और इतना इनफ है तुम्हारे लिए। इसी को अच्छे से पढ़ो, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है।